In this lecture, I will explain you about collision theory, threshold energy, activation energy, proper orientation जो कि मेन कंडीशन है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के लिए, collision frequency, activated complex, factors affecting rate of reaction which are nature of the gases, concentration of reactant, surface area, catalyst का effect and effect of the temperature. Collision theory of reaction rate. रिएक्शन रेट की कॉलिजन थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं. नंबर 1, व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट कोलाइड रिएक्शन टेक प्लेस एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के टकराने से रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट बनते हैं. तो पोस्टुलेट 1 में क्या बात है कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तभी रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट बनेंगे. पॉइंट नंबर 2, ऑल द कोलिजन्स आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन. ए लिटिल नंबर ऑफ देम विच फॉर्म प्रोडक्ट आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन्स. जितनी भी कोलिजन्स होती हैं सब प्रोडक्ट नहीं बना पा रही हैं. कुछ नंबर, ए लिटिल नंबर, उनमें से थोड़ा सा कोलिजन्स ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं. और जो कोलिजन्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं उन्हें कहा जाता है इफेक्टिव कोलिजन्स. पॉइंट नंबर 3, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स रिलेटेड टू इफेक्टिव कोलिजन्स आर कॉल्ड एक्टिव मॉलिक्यूल्स. जो मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स किससे ताल्लुक़ रखते हैं, इफेक्टिव कोलिजन का हिस्सा हैं, उन्हें बोलते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स. एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैव डेफिनिट एनर्जी ऑफ द कोलिजन दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी. किसी मॉलिक्यूल के एक्टिव होने के लिए उसके पास एक मिनिमम, एक लिमिटेड, एक डेफिनिट एनर्जी होनी चाहिए जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. इस एनर्जी के बिना किसी मॉलिक्यूल को एक्टिव नहीं कहा जा सकता. एवरी मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट हैज सम इनिशियल एनर्जी. यानी हर किसी मॉलिक्यूल की कोई ना कोई शुरुआती एनर्जी ज़रूर होती है, अपनी उसकी एनर्जी होती है, भले ही वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम हो या ज़्यादा हो. द मिनिमम extra energy required to a molecule to make its energy equal to threshold energy is called activation energy. Activation energy क्या है? किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी को, जो उसकी शुरुआती एनर्जी है, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर इक्वल करने के लिए जितनी भी एनर्जी देनी पड़ती है उस मॉलिक्यूल को, दैट इज़ नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. यानी एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी जो कि होनी चाहिए मॉलिक्यूल से एक्टिव होने के लिए, माइनस द इनिशियल एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल. फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल इज एसेंशियल इन स्पाइट ऑफ बीइंग हैविंग एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी. ये पॉइंट बता रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है तो भी वो प्रोडक्ट बना सकता है. प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी का थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा तो होना ज़रूरी है ही, साथ ही उनका जो ओरिएंटेशन है एक्टिव मॉलिक्यूल्स का वो भी प्रॉपर होना चाहिए, टकराव प्रॉपर होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, हर कोई की और हर कोई लोग अपने आप में प्रॉपर होता है, बट किसी भी की को किसी भी लोक में फिट नहीं किया जा सकता, किसी भी की से किसी भी लोक को ओपन नहीं किया जा सकता. एक पर्टिकुलर की ही पर्टिकुलर लॉक को ओपन कर सकती है. तो दैट इज़ प्रॉपर ओरिएंटेशन. तो जब तक की को सही से लॉक में एडजस्ट नहीं करेंगे तब तक लॉक का खुलना पॉसिबल नहीं है. दैट इज़ वाई वी कैन से कि जो भी फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, उसके लिए मॉलिक्यूल्स का
सही से टकराव नेसेसरी है, ज़रूरी है। प्रॉपर ओरिएंटेशन से जो बॉन्ड्स हैं वो सही से फॉर्म करते हैं, यानी लीड कर पाते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन से क्या होता है, जो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं वो सही से नए बॉन्ड फॉर्म करते हैं और क्या बन जाता है, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। बट अगर ओरिएंटेशन, अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा और वापस बॉन्ड बैक हो जाएंगे और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। दैट इज वाई वी कैन से प्रॉपर ओरिएंटेशन इज मस्ट। Z दैट इज क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम जितने भी कोलिजन्स होते हैं दैट इज सेड टू बी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और द ट्रांजिशन स्टेट। एक्चुअली एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होता है जिसमें आपको रिएक्टेंट भी दिखाई दे और प्रोडक्ट भी ऑब्जर्व हो, उसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एंड दिस वन, द सिचुएशन, द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन इज सेड टू बी ट्रांजिशन स्टेट। जिस वक्त ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपको ऑब्जर्व हो रहा है उसी स्टेज को रिएक्शन की बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन की वो स्टेट है, वो सिचुएशन है जबकि आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा हो। अब कैसे कह सकते हैं कि यह आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जाम्पल H2 एंड I2 ऑन रिएक्टिंग प्रोड्यूस 2HI। देखिए कैसे कि H2 H सिंगल बॉन्ड H, I2 I सिंगल बॉन्ड I यहाँ पर है ना, लेकिन यहाँ जो बना है वो HI हाइड्रोजन आयोडाइड बना है। कैसे दिख रहा है, दिस HI लाइक दैट, HI एंड HI। अब यहां देखें कॉम्प्लेक्स में अगर आप यूं देख रहे हैं तो क्या नजर आ रहा है, लाइक दैट H2 एंड I2, मतलब के क्या दिखाई दे रहे हैं, रिएक्टेंट। और ऐसे देखें HI HI तो क्या बन गया है, प्रोडक्ट। तो यहां पर दोनों चीजें आपको ऑब्जर्व हो रही हैं, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और रिएक्शन की वो वाली स्टेज जब ये दिखाई दे रहा है दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्यों, दिस H सिंगल बॉन्ड H यहां पर ये ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है, दिस वन, जबकि H और I के बीच ये बॉन्ड परफॉर्म हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है कि यहाँ बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे हैं, यहाँ बॉन्ड फॉर्म भी हो रहे हैं। दैट इज वाई इट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्लियर। नाउ लुक एट द ग्राफ। ये एक्स एक्सिस जिस पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो रहा है और ये वाई एक्सिस पर हम एनर्जीज की डिस्कस कर रहे हैं। दिस वन रिएक्टेंट H2 एंड I2 और यहाँ पर इनकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ इनिशियल एनर्जी ज़रूर होगी और रिएक्शन कराने के लिए यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी तक ले जाने के लिए जो यहाँ पर है थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो वहाँ तक ले जाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी इसमें हमें अप्लाई करनी पड़ रही, देनी पड़ रही है। एंड दिस एनर्जी यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए ताकि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो इनिशियल है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए। तो उसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर मॉलिक्यूल एक्टिव हो गया है तो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और क्या बना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से आपको डायरेक्टली क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट। दिस ग्राफ आल्सो क्लियर दैट कि कुछ एनर्जी यहाँ पर रिलीज भी हो रही है
during the formation of the product. Factors affecting the rate of reaction. Nature of reactant. अगर रिएक्टेंट गैसेज है तो रिएक्शन फास्ट होगी इन कंपेयर टू लिक्विड, इन कंपेयर टू सॉलिड. चूँकि गैसेज में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है तो मोशन के लिए मौका मिलेगा, कोलाइड होंगे, चूँकि बगैर कोलिजन के तो प्रोडक्ट फॉर्म हो ही नहीं सकता. नंबर 2, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा. चूँकि प्रोडक्ट तो फॉर्मेशन किस पर डिपेंड करेगा, रिएक्शन के रेट पर, और रिएक्शन रेट डिपेंड करेगा ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of the reactant. Okay. Surface area. Larger the surface area of the reactant, faster is the reaction. That is why sawdust or the chips of wood burn rapidly as compared to the log of wood. तो जो दिस वन अगर आप देख लें, लकड़ी का कोई पीस है और इस लकड़ी के पीस को अगर बर्न करें तो देर में बर्न होता है, जबकि इस लकड़ी के पीस को अगर पाउडर फॉर्म में कर दिया जाए, इन द फॉर्म ऑफ चिप्स कर दिया जाए, तो इन द फॉर्म ऑफ चिप्स करने पर, इसके टुकड़े टुकड़े करने पर या पाउडर फॉर्म में कर देने पर क्या होगा, तब ये जल्दी बर्न होगा. क्यों जल्दी बर्न होगा? क्योंकि इसका सरफेस एरिया पाउडर फॉर्म में लार्जर हो जाएगा. अब सरफेस एरिया जब लार्ज हो जाएगा तो उस पर ज़्यादा एयर एब्जॉर्ब होगी एंड इट विल बर्न रैपिडली. इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट lower the activation energy which is responsible for the increase in rate of reaction. चूँकि अगर यहाँ पर ये रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट बनाएंगे सीधे सीधे AB, अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस होगी तो पहले कैटलिस्ट इन रिएक्टेंट के साथ मिक्सिंग करेगा और तब बाद में बनेगा प्रोडक्ट और कैटलिस्ट फ्री हो जाएगा. कैटलिस्ट ने क्या काम किया कि इन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को एक्टिव कर दिया, और जब ये एक्टिव कर दिया किसने? कैटलिस्ट ने. तो जो काम किसके थ्रू कराना था? एक्टिवेशन एनर्जी के थ्रू कराना था, वो काम तो किसने कर दिया है? कैटलिस्ट ने कर दिया है. इसलिए अब एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी पड़ती है. दैट इज़ वाई कह रहे हैं कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस से एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है, कम हो जाती है. बट कैटलिस्ट की प्रेजेंस से गिव्स एनर्जी, this delta G gives energy and delta H enthalpy change पर कोई फर्क नहीं पड़ता by the presence of catalyst. Effect of temperature on the reaction rate. It has been observed experimentally that rate of reaction doubled on rising the temperature 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन. यानी 10 यूनिट अगर टेम्परेचर को चेंज कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, और जब रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा तो कांस्टेंट भी डबल हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, तो उसने टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या तैयार किया है कि रेट कांस्टेंट एट T + 10 डिग्री सेल्सियस, यानी जब 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया एंड रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस, तो दोनों का रेशो जो आता है दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट. और ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो कोलिजन ग्रेटर होगा और इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगा, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फास्टर हो जाएगा. लुक एट दिस ग्राफ, दैट इज your x-axis and this one is your y-axis. तो x-axis पर टेम्परेचर इंक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, और y-axis पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. लुक केयरफुली, जब टेम्परेचर दिस वन T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था
तब जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स था दिस वन इज देयर एट मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी पर दिस वन इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर T से T+10 किया, यानी 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन टेम्परेचर जैसे ही राइज किया, तो क्या हुआ, इस मैक्सिमम एनर्जी पर अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया है दिस वन। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स नाउ ABEF। अगर T टेम्परेचर पर कांस्टेंट K1 है और जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचराइज किया तब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ने से कोलिजन ज़्यादा हुए और रिएक्शन फास्टर हो गई, तब कांस्टेंट इस टेम्परेचर पर K2 है। तो उस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट K2 रेट कांस्टेंट एट T+10 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू डबल ऑफ द कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। तो दिस वन आपका कब है, T2 पर K2 और T1 पर K1 है, तो K2 इज इक्वल टू 2K1। ये T2 मैंने किसे कहा, T+10 को टेम्परेचर सेकेंड और T को कहा टेम्परेचर T1। It is clear from our graph that the effective collisions become double on rising the temperature by 10 degrees Celsius. That is why rate of friction double or constant K2 is equal to twice of the initial constant. Thanks.